आप सभी को मैं आज बताना चाहता हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत शानदार दोस्तों। ये वीडियो 2 है और ये आपका लास्ट वीडियो है। आज जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जितने भी महत्वपूर्ण टर्म था, जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषा था, उस सब को जो है आज हम द एंड करने वाले हैं। इस हिसाब से आपके 2 सब्जेक्ट का जो है द एंड हो जाएगा। ठीक है, आज चलिए बातें करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बहुत शानदार कुछ डिफिनीसन जो बाकी रह गया है। तो चलिए आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण जानकारी ये मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होता है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार WHO के अनुसार सामुदायिक स्वास्थ्य से तात्पर्य समुदाय के सदस्यों की स्वास्थ्य स्थिति, उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली समस्या एवं समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य के प्रति देखभाल की समग्रता से है। अर्थात सामुदायिक स्वास्थ्य निरोधात्मक मतलब प्रिवेंटिव, उपचारात्मक ठीक है मतलब क्यूरेटिव, और थर्ड स्वास्थ्यवर्धक यानी प्रोमोटिव सेवाओं का एकीकरण है। ठीक है, सामुदायिक स्वास्थ्य का मतलब आप लोग समझ गए कि समुदाय में सदस्यों को उसके स्वास्थ्य की स्थिति मतलब उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनको स्वास्थ्य को कौन कौन से ऐसे समस्या है जो प्रभावित कर सकता है, समझ गए। साथ ही उनको कैसे देखभाल किया जाना चाहिए, ये सब जो है समुदाय स्वास्थ्य के अंतर्गत होता है। ये WHO ने बताया। या फिर आप चाहें तो आप यहाँ से यहाँ याद रखें, मीन्स सामुदायिक स्वास्थ्य निरोधात्मक, उपचारात्मक और स्वास्थ्यवर्धक, इन तीनों सेवाओं का एकीकरण होता है। समझ गए, यही कम्युनिटी हेल्थ होता है। ओके, चलिए सामुदायिक स्वास्थ्य क्या होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य वह नर्स है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स भी एक नर्स ही है, ठीक है, जो समुदाय में व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष एवं सर्वाधिक संबंधित है। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है, तो कम्युनिटी हेल्थ भी एक प्रकार के नर्स ही हैं जो कम्युनिटी में, समुदाय में व्यक्तियों और उसके परिवारों को स्वास्थ्य शिक्षा देना और उनके सेवाओं को प्रदान करना प्रत्यक्ष रूप से यह सर्वाधिक संबंधित नर्स है। समझ गए, तो यही कम्युनिटी हेल्थ नर्स होता है। समझ गए। चलिए, प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन क्या होता है। शरीर में किसी प्रतिरक्षक कारक जैसे वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबिन आदि प्रविष्ट कर कुछ विशिष्ट रोग के प्रति प्रतिरोधकता उत्पन्न करना प्रतिरक्षण इम्यूनाइजेशन कहलाता है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, प्रतिक्षरण। जैसे मानते हैं कि हमारे शरीर में कोई इम्यूनिटी जो है हमें पैदा करना है। इम्यूनिटी क्यों पैदा करना है, क्यों पैदा करना है, क्योंकि ये इम्यूनिटी हमारे शरीर में रोगों से लड़ता है, रोगों में उस प्रकार के एंटीजन तैयार करके उस रोगों से क्या करता है, सूक्ष्म जीवों को जो रोग उत्पन्न कर सकता है या जो कर चुका है उसको जो है रोकता है या नष्ट करता है। समझ गए, इसीलिए इम्यूनाइजेशन टीका प्रतिरक्षण किया जाता है। समझ गए, ये वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबिन के द्वारा शरीर में प्रविष्ट करा के विशिष्ट रोगों को उसके जो भी रोग क्षमता है उसको रोकता है या नष्ट करता है, यही प्रतिक्षरण होता है। समझ गए। चलिए, शीत श्रृंखला क्या होता है मेरे दोस्तों। शीत श्रृंखला एक आपका टेक्निक है जो वैक्सीन को उसके प्रभावी बनाए रखने के लिए एक आवश्यक तापक्रम उसको जो है बनाया जाता है। ठीक है, यह जो है निर्माण स्थल मीन्स जहां वैक्सीन का निर्माण होता है वहां से लेकर परिवहन तक और भंडारण तक जो उचित तापमान बनाए रखा जाता है वही जो है कोल्ड चेन कहलाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो टीका वैक्सीन होता है वो जो होता है वो सब जो है बहुत कम लो टेम्परेचर पर जो है वो अपना प्रभाव मौजूद रख पाता है। अगर उसे ज़्यादा तापमान मिलेगा तो अपना प्रभाव खोने लगता है। एक नॉर्मल बाहरी वातावरण में रख देने से वो टीका जो होगा वो क्या होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। इसलिए उसका प्रभाव बना रहे लंबे समय तक, इसलिए जो है उसे निर्माण स्थल जहाँ निर्माण होता है टीका का वहाँ से लेकर फिर वो परिवहन मतलब वाहन में जब जाता है कहीं टीका तो उस वाहन से लेकर
भंडारण स्थल जहाँ टीका को पहुँचाना हो जिस भी जगह पर, वहाँ वो भंडारण तक ये एक आवश्यक तापमान दिया जाता है, एक तापमान बनाया रखा जाता है। यही जो है कोल्ड चेन कहलाता है। समझ गए। आप लोग देखते होइएगा कि हॉस्पिटल में जो इंजेक्शन होता है, जो वैक्सीन होता है, वो जो है फ्रिज में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि फ्रिज में उसको जो है बहुत कम तापमान, बहुत जो है एकदम नमी -डिग्री तक जो है रखा जाता है। समझ गए। तो इसीलिए जो है उसे टीके को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड चेन का उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑडियो विजुअल एड्स क्या होता है। श्रव्य दृश्य वह उपाय है जो संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया में सहायता करते हैं, जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक संवेदी माध्यमों का उपयोग और सिद्धांतों की स्थापना, स्पष्टता, संबंध व्याख्या व मूल्यांकन हेतु करता है। देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स क्या है? यह एक संसाधन है, यह एक उपाय है जो क्या करता है कि शिक्षक को या किसी भी ट्यूटर को सिखाने में सामने वाले को मदद करता है। जैसे कोई ट्रेनर बोर्ड पर, कोई डिजिटल बोर्ड होता है, कोई मार्कर से, कोई पेंसिल से बोर्ड पे चीज़ को समझाता है, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का श्रव्य दृश्य माध्यम हो गया। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करता है बोर्ड पर, तो वो जो है स्पष्ट होता है, उसमें जो है एक दूसरे से संबंध बनाना अच्छा होता है कि जो समझा रहे हैं वो और जो बच्चे को समझना है वो, उसमें संबंध क्लियरिटी होता है, स्पष्ट होता है। इसलिए जो है ऑडियो विजुअल संपूर्ण त्रिकोणीय अधिगम प्रक्रिया कहा जाता है इसको। समझ गए। तो ये जो है आपके बहुत चीज़ों को क्लियर करता है, स्पष्ट करता है, एक रिलेशन की व्याख्या को बहुत आसानी से जो है इसके द्वारा समझाया जा सकता है। तो यही जो है ऑडियो विजुअल एड्स जो होता है, यह एक क्या है? तो यह एक हेल्थ एजुकेशन का, मतलब स्वास्थ्य शिक्षा का एक बहुत बड़ा साधन है सामने वाले को समझाने का। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, पोषण क्या होता है। देख लीजिए, न्यूट्रिशन शब्द की उत्पत्ति नॉरिश शब्द से हुई है, जिसका अर्थ व्यक्ति द्वारा किया आहार है, जो कि व्यक्ति की शारीरिक वृद्धि तथा शारीरिक कार्यों हेतु आवश्यक ऊर्जा आपूर्ति का कार्य करता है। पोषण क्या होता है? पोषण जो है लैटिन भाषा नॉरिश से बना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति द्वारा लिए गए आहार जो कि व्यक्तियों के शारीरिक वृद्धि, ग्रोथ और शारीरिक कार्यों हेतु आवश्यक ऊर्जा की पूर्ति करने का कार्य करता है पोषण। समझ गए। चलिए एपिडेमियोलॉजी क्या होता है इसको देखते हैं। मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण एवं निर्धारक तत्वों के अध्ययन अथवा स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। समझ गए। एपिडेमियोलॉजी क्या होता है? तो एपिडेमियोलॉजी मानव के जनसंख्या में या मानवों के बीच में संबंधित स्वास्थ्य स्थितियों को पता लगाने, घटना का वितरण और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो स्वास्थ्य को निर्धारित करते हैं, स्वास्थ्य के समस्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके प्रयास का और इसके ज्ञान का उपयोग जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। समझ गए। मतलब स्वास्थ्य से संबंधी स्थिति, घटना का वितरण और स्वास्थ्य को निर्धारण करने वाला तत्व, स्वास्थ्य समस्या को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसका जो है प्रयास और ज्ञान का अध्ययन ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिए, पूर्व लक्षण अवधि क्या होता है, प्रोडर्मल पीरियड क्या होता है। देख लीजिए, किसी रोग को प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, परंतु लक्षण अस्पष्ट होने के कारण बीमारी का निदान कर पाना मुश्किल होता है। इस अवस्था की अवधि 1 से 4 दिन का होता है। देखिए, आपसे पूछेगा इंक्यूबेशन पीरियड, प्रोडर्मल पीरियड, फस्टिजियम पीरियड, तो आपको बताना पड़ेगा पूर्व लक्षण अवधि क्या होता है। तो प्रोडर्मल पीरियड वो पीरियड होता है, यह एक
रोग का प्रारंभिक अवस्था और काल होता है या समय होता है, इसी को जो है हम लोग पूर्व लक्षण अवधि कहते हैं। अब चूँकि यह एक रोग का प्रारंभिक अवस्था होता है, यह रोग का एक प्रारंभिक समय होता है, इसलिए यहाँ पे जो रोग होते हैं उसके लक्षण तो आ जाते हैं बट क्लियर लक्षण नहीं हो पाता है, जिसके कारण बीमारी का निदान कर पाना मुश्किल होता है। क्योंकि बीमारी क्लियर नहीं रहता है, जिसके कारण ये पता नहीं चल पाता है कि कौन सी बीमारी है और हम क्या इलाज करें, तो यहाँ पे उसका निदान करना मुश्किल होता है। इस अवस्था यानी प्रोडर्मल पीरियड का जो अवधि होता है वह 1 से 4 दिन होता है। समझ गए? चलिए, फेस्टिजियम अवधि क्या होता है देख लीजिए। फेस्टिजियम अवधि क्या होता है देख लीजिए। फेस्टिजियम अवधि का मतलब ही होता है कि आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, यह रोग की चरम अवस्था होती है जिसमें रोगी में रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस अवस्था में रोग का निदान कर पाना संभव हो जाता है। बीमार व्यक्ति की गतिविधियाँ इस अवस्था में प्रभावित होती है। ठीक है, देखिए फेस्टिजियम पीरियड वो पीरियड या वो अवस्था होता है जो यह एक लक्षण का चरम अवस्था होता है। इस अवस्था में फेस्टिजियम पीरियड में जो बीमारी होता है, कोई भी बीमारी होता है, वह अपना कंप्लीट पूर्ण रूप से अपना लक्षण दिखा देता है, जिससे होता यह है कि जो भी चिकित्सक होते हैं उनको इलाज करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है कि कौन से लक्षण है और कौन से बीमारी हो सकता है। समझ गए? और उसी अनुसार उनका निदान किया जाता है। चूँकि यह फेस्टिजियम पीरियड लक्षण कंप्लीट दिखता है तो ये लोगों के उसके गतिविधियों को, मूवमेंट को जो है प्रभावित करता है। समझ गए? तो यही आपका फेस्टिजियम पीरियड होता है। ओके, चलिए, डेफरवेंस क्या होता है, डेफरवेशंस क्या होता है देखते हैं। इस अवस्था में रोगी में प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने लगती है, लक्षणों की गंभीरता कम होने लगती है, उसकी स्थिति में सुधार आता है तथा रोगी अच्छा महसूस करने लगता है। ठीक है, देखिए डेफरवेशंस वो रोग होता है, डेफरवेशंस वो अवस्था होता है, ये भी एक अवस्था ही है जहाँ पे ये होता है कि रोगी के जो इम्यूनिटी होता है, जो प्रतिरक्षा क्षमता होता है वो उत्पन्न होने लगता है। अब जब इम्यूनिटी उत्पन्न होने लगेगा तो क्या करेगा कि रोग से लड़ेगा, रोग से लड़ेगा तो प्रतिरक्षा हावी होगा, प्रतिरक्षा हावी होगा तो शरीर से रोग जो है कम होगा, लक्षण कम होने लगते हैं और स्थिति में सुधार आने लगते हैं और रोगी अच्छा महसूस करने लगता है और वही डेफरवेशंस कहलाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, तो याद रखिएगा। ओके, चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे देखता हूँ कॉन्वल्सन क्या होता है। यह किसी रोग की समाप्ति के पश्चात पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में लगने वाला समय अंतराल है। इस अवस्था में रोगी की स्थिति में तेज़ी से सुधार आ जाता है। ठीक है, देखिए कॉन्वल्सन्स क्या होता है, तो कॉन्वल्सन्स माने हम अगर कोई रोगी है वो उसको जो है मानिए उसका जॉन्डिस हुआ है। ठीक है, जॉन्डिस हुआ है। अब वो व्यक्ति को जॉन्डिस जो है ठीक हो गया है, कंप्लीट रूप से वो जो है ठीक हो गया है जॉन्डिस, बट उसका कंप्लीट रूप से जॉन्डिस ठीक हुआ है, ना कि वो व्यक्ति ठीक हुआ है। ठीक है ना, तो जॉन्डिस हट चुका है, लेकिन जॉन्डिस के बाद भी उस व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य में पूर्ण लाभ में थोड़ा समय लगता है। जॉन्डिस ठीक होने के बाद भी अगर उसको समय में उसको पूर्ण रूप से खुद को स्वस्थ बताने में थोड़ा समय जो लगता है, इसी अंतराल को जो है कॉन्वल्सन कहा जाता है। जॉन्डिस के जगह मैं एग्जांपल बताया, बहुत कोई भी बीमारी जब पेशेंट को होता है और वो बीमारी ठीक हो जाता है, बीमारी हट जाता है, लेकिन बीमारी हट गया है लेकिन जो पेशेंट है वो कंप्लीट अभी ठीक नहीं रहता है, तो बीमारी ठीक होने के बाद उसको एक पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में जो समय लगता है वही कन्वल्सन कहलाता है। समझ गए? चलिए, डिफेक्शन क्या होता है देख लीजिए। इस अवस्था में रोग के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं। अब जो डिफेक्शन होता है यहाँ पे पेशेंट जो है लक्षण भी समाप्त हो जाता है, पेशेंट पूर्ण तरीक़ा से कंप्लीट स्वस्थ हो जाते हैं, उसी को डिफेक्शन कहते हैं। समझ गए? चलिए, वैक्सीनेशन टीकाकरण क्या होता है चलिए देखते हैं।
देखिए, टीका रोग कारक या उसके विषैले उत्पाद मृत सूक्ष्मजीव उन जीव विषों का संपाक है जिससे संक्रामक रोग की रोकथाम या उनकी चिकित्सा के लिए शरीर में प्रवेश किया जाता है। टीका या वैक्सीन कहलाता है। टीका क्यों दिया जाता है, वैक्सीन क्यों लगाया जाता है? तो वैक्सीन इसीलिए लगाया जाता है कि शरीर में कोई भी सूक्ष्मजीव या जो रोग कारक है उसको जो है क्या करे, उसको फैलने का जो दर है उसे कम करे, उस जो सूक्ष्मजीव है जो रोग कारक है उसके क्षमता को कमज़ोर करे, नष्ट करे और शरीर में एंटीबॉडी तैयार करे। और एंटीबॉडी शरीर में जब बनेगा तो वो क्या करेगा कि सूक्ष्मजीवों को नष्ट करेगा, प्रभावहीन करेगा और शरीर में इसीलिए जो है वैक्सीन प्रविष्ट कराया जाता है। जैसे कोविड के समय जो वैक्सीन ले रहा था, क्यों ले रहा था? ताकि अगर हमें शरीर में कोई इन्फेक्शन जाए तो वो वैक्सीन जो है शरीर में जो प्रविष्ट कराए हैं वो जो है उस सूक्ष्मजीव से या उस रोग कारक से लड़े, उसके प्रभाव को कम करे, उसके विष को कम करे जो शरीर में फैला सकता है। समझ गए? तो यही जो है वैक्सीन होता है। ओके, चलिए एंटी सीरम क्या होता है देख लीजिए। एंटी सीरम डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, संप्रदंश, गैंग्रीन, ठीक है, गैंग्रीन संक्रमण के विरुद्ध घोड़े जैसे पशु स्रोतों से तैयार की जाती है। ठीक है, मानव इम्यूनोग्लोबिन की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त रोगों के निरोध और उपचार में एंटी सीरम का उपयोग होता है। एंटी सीरम देते समय एनाफिलेक्टिक आघात के खतरे से बचने की सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, देखिए एंटी सीरम होता है जैसे ब्लड में सीरम होता है, उस सीरम में अगर किसी भी चीज़ का कमी होता है ब्लड के सीरम में तो जो है बाहर से जो होता है आपको क्या करेगा कि जो भी चीज़ें हैं वो खतरा उत्पन्न करेगा। जैसे डिप्थीरिया, टिटनेस, रेबीज, सर्पदंश, गैंग्रीन, ये सब के संक्रमण में जो है एंटी सीरम सहायक होता है। ये सब जो है जैसे ही आपके ब्लड में एंटी सीरम कमी होगा, समझ गए, सीरम में कमी होगा तो सीरम जो है जहरीला होगा तो उसको जो है क्या करता है एंटी सीरम के द्वारा शरीर में इन सभी चीज़ों से बचाया जाता है। जैसे यह घोड़े के पशु के स्रोतों से तैयार किया जाता है। घोड़े जैसे जो भी पशु जो बलवान होते हैं, शक्तिवान होते हैं, उसमें से ये तैयार किया जाता है। ठीक है, जब मानव के शरीर में इम्यूनोग्लोबिन का अनुपस्थिति या अनुपलब्धता होता है तो इस स्थिति में रोग के उपचार के लिए एंटी सीरम का प्रयोग किया जाता है। एंटी सीरम देते समय एनाफिलेक्टिक आघात होता है यानी रिएक्शन होता है ब्लड में। ठीक है, तो उससे रोकने के लिए सावधानी रखनी चाहिए। समझ गए चीज़ को? चलिए, संगामी बीज संक्रमण क्या होता है, कॉन्करेट डिसइंफेक्शन क्या होता है देख लीजिए। संक्रमित व्यक्ति के शरीर से संक्रमित पदार्थ उत्सर्जन जैसे मलमूत्र, कफ, उल्टी, घाव से निकले स्राव या संक्रमित उत्सर्जनों द्वारा दूषित वस्तुएं, बर्तन, उपकरण, कपड़े आदि को यथाशीघ्र विसंक्रमित उपयोग द्वारा विसंक्रमण कर देना संगामी विसंक्रमण कहलाता है, कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन कहलाता है। समझ गए? कॉन्करेंट डिसइंफेक्शन क्या होता है? तो जैसे कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है पहले से किसी न किसी इन्फेक्शन से, अब वो क्या कर रहा है, मल त्याग रहा है, मूत्र त्याग रहा है, उसके कफ आ रहे हैं, वो उल्टी कर रहा है या फिर उसको घाव है तो उससे शराब निकल रहा है। वो शराब जो है इधर उधर जो है उस चूँकि वो संक्रमित व्यक्ति है तो उसके शरीर से निकलने वाला कोई भी शराब जो है दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है क्योंकि वो भी संक्रमित ही होगा जो उससे निकलेगा। तो इसको जो है साफ करना, विसंक्रमित करना या इससे दूषित, जैसे कोई कफ बिगा, कोई उल्टी किया, कोई घाव से किसी को निकला शराब है तो इससे संपर्क में कोई वस्तु आएगा, कोई बर्तन आएगा, कोई उपकरण या कोई कपड़ा आएगा तो इन सबको जो है जल्द शीघ्र विसंक्रमित उपायों द्वारा विसंक्रमण कर देना ही संगामी विसंक्रमण कहलाता है। ओके, चलिए,
टर्मिनल इन्फेक्शन क्या होता है देख लीजिए। मरीज की अस्पताल से छुट्टी हो जाने, रेफर किए जाने अथवा मृत्यु हो जाने पर उसके उपयोग में लिए गए सभी उपकरण, कपड़े, बर्तन, बिस्तर आदि का विष संक्रमण करना अंतिम विष संक्रमण टर्मिनल डिसइंफेक्शन कहलाता है। टर्मिनल डिसइंफेक्शन क्या होता है? जैसे कोई मरीज अस्पताल में छुट्टी हुआ अस्पताल से, या उसको कहीं और रेफ़र कर दिया गया, या उसका मृत्यु हो गया, मतलब वो जो है उस हॉस्पिटल से अब नहीं है, उस हॉस्पिटल से अब निकलेगा, चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे रेफ़र कर दिया जाए, चाहे उसका छुट्टी हो जाए, तो उस जगह पर जो है कपड़ा हो, उपकरण हो, उससे संबंधित जो चीज़ें उसके संपर्क में आया होगा, उसके उपयोग में उन सभी चीज़ों को विष संक्रमण करना ही अंतिम विष संक्रमण कहलाता है। समझ गए? चलिए, ताकि कोई और व्यक्ति आएगा तो उसको भर्ती करेंगे तो उसको इन्फेक्शन ना हो। समझ गए? चलिए, अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोफाइलैटिक डिसइंफेक्शन क्या होता है। प्रोफाइलैटिक डिसइंफेक्शन क्या होता है देख लीजिए। इस प्रकार का विष संक्रमण रोग निरोधन हेतु किया जाता है। समझ गए? जल को उबालना, ठीक है, दूध का पास्चुराइजेशन, साबुन से हाथ धोना रोग निरोधक विष संक्रमण के उदाहरण है। इसमें पोलियो, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, दस्त, ठीक है, एमेबियासिस आदि से बचा जा सकता है। देखिए, प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन मतलब रोग निरोधक विष संक्रमण, रोगों से बचने के लिए जो विष संक्रमण किया जाता है वही जो है क्या होता है आपका, वही जो है प्रोफाइलेटिक डिसइंफेक्शन होता है। समझ गए? जैसे हाथ धोना साबुन से, ठीक है, दूध को पीने से पहले उबालना, ठीक है, जल को उबालना, तो ये सब क्या है? ये सब जो है रोग से बचने के लिए जो विष संक्रमण साफ किया जाता है वही रोग निरोधक विष संक्रमण होता है और वो इन सब चीज़ों से बचाता है। समझ गए चीज़ को? चलिए, अब चलिए मैं चलता हूँ। यहाँ पे एक आध चीज़ है, इस दोनों को देखना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देख लीजिए, महामारी जिसको एपिडेमिक बोलते हैं, ठीक है। देखिए, एक होता है स्थानिकारी, एक होता है स्थानिकमारी, ठीक है, एक होता है स्थानिकमारी, एक होता है महामारी और एक होता है वैश्विक मारी, ठीक है। देख लीजिए, एक है आपका संक्रामक रोगों, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार अथवा अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का किसी समुदाय, क्षेत्र, देश अथवा विश्व में अचानक अधिक संख्या में पाया जाना महामारी कहलाता है, ठीक है। देखिए, किसी भी संक्रामक रोग को या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को या अन्य स्वास्थ्य संबंधी कोई घटना को किसी समुदाय में, किसी क्षेत्र में, किसी देश में या विश्व स्तर पर अचानक से उसके संख्याओं में बहुत ज़्यादा जो है तीव्र तरीके से बढ़ोतरी जो है महामारी कहलाता है। जैसे कोविड क्या था, वो भी एक जो है पेंडेमिक ही था, महामारी था, वो वैश्विक महामारी था, इसलिए उसे पेंडेमिक कहा गया, ठीक है, क्योंकि कोविड जो है पूरे विश्व लेवल पर अचानक से तेज़ी से फैल रहा था, ठीक है, और वो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था, ठीक है। तो ही जो है आपका इसी प्रकार से महामारी जो होता है समुदाय में, क्षेत्र में, देश लेवल पर और विश्व लेवल पर अचानक से फैलने वाला स्वास्थ्य संबंधी कोई घटना होता है। समझ गए? चलिए, स्थानिक मारी क्या होता है? किसी स्थान विशेष पर वहाँ के निवासियों में अचानक बड़ी संख्या में रोगों के लक्षण दिखाई देना स्थानिक मारी कहलाता है। जैसे ये जो है गांव लेवल पर या किसी एक नगर मोहल्ला लेवल पर ये चीज़ें हो सकता है, जो एक विशेष स्थान पर वहाँ के निवासियों में अचानक से बड़ी संख्या में ये जो है लक्षण दिखाई देता है, वो स्थानिक मारी होता है। मतलब किसी स्थान पर, समझ गए, इसमें किसी विश्व लेवल पर या राज्य लेवल पर नहीं होता है, ठीक है, यह प्रॉपर एक स्थान पर होता है। समझ गए? तो यही जो है आपका स्थानिक मारी होता है। समझ गए? तो अब हम विदा लेते हैं और आपका यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन था यहाँ पे हम करा दिए। आप लोग रिवीजन करते रहिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।